चलो। नमस्ते सर, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है और मैं आर.के. नेत्रालय में हम्म, ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। हम्म। सर, मेरा सवाल ये है कि हम्म, मल्टीफोकल लेंस और एडॉप्ट लेंस में दोनों में अंतर क्या है? हम्म। जैसे आजकल क्या है ना कि जैसे पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ करता था, हम लोग जब मैं अपनी बात करूं तो मैं 1987 में मैंने मास्टर ऑफ सर्जरी किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने 1987 में मास्टर ऑफ सर्जरी इन ऑप्थेल्मोलॉजी की डिग्री ली थी। जी सर। तो उस समय जो ऑपरेशन हुआ करता था वो ऑपरेशन केवल मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ करता, उसमें लेंस भी नहीं लगता था, जी सर। या लेंस लगना जस्ट शुरू हुआ था। अब क्या है आज की डेट में कि अब बहुत सारी टेक्निक की वजह से लेंसेज आ गए हैं। पहले का मरीज जो ऑपरेशन कराता था उसकी उम्मीद होती थी कि हम रास्ता चल लें। जब 80 के दशक में मरीज ऑपरेशन कराता था तो उसकी इच्छा होती थी कि हम रास्ता चल लें, चश्मा हमको मोटा लग जाएगा, 10 नंबर का चश्मा लग जाएगा, हम लोगों को देख सकें, रास्ता चल सकें। अब वो ये नहीं सोचा था कि हम गाड़ी चलाएंगे, हम स्कूटर चलाएंगे, हम कार चलाएंगे, जी सर। ये कभी नहीं सोचा था। या हम नौकरी करेंगे, या हम साइकिल चलाएंगे, उस चीज के बारे में वो नहीं सर। नहीं सोचा था। समय बदल गया, समय बदल गया तो लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ गई जी सर। और लोगों ने डिमांड किया कि ऑपरेशन के बाद हम मोटा चश्मा हम नहीं लगाना चाहते हैं। जी सर। या संयोग की बात है कि एक जगह ऑपरेशन हो रहा था, इंग्लैंड में एक जगह ऑपरेशन हो रहा था मोतियाबिंद का, और वहां पे डॉक्टर ने मोतियाबिंद निकाल दिया उसमें से। और मोतियाबिंद निकालने के बाद जैसा आमतौर पे होता था, उन्होंने घाव को बंद करना शुरू कर दिया। तो उनका एक बहुत ही नालायक स्टूडेंट था जो बहुत कम अटेंड करता था ओटी, तो उसने उनसे ऐसे ही पूछा, बोला सर ये आप मोतियाबिंद तो इसमें से निकाल दिए, लेकिन आपने इसमें लेंस तो डाला ही नहीं, जी। आप भूल गए। तो उस समय तो लेंस पड़ता ही नहीं था, तो तरीके से तो उसको डांट पड़नी चाहिए थी कि तुमको यही नहीं पता है कि इसमें और कुछ नहीं डालना है, इसमें खाली तो लेंस निकाल दे, ऊपर से चश्मा नहीं लगाएगा। लेकिन हेरोल्ड रिडले जो डॉक्टर साहब थे जो ऑपरेशन कर रहे थे, उन्होंने सोचा है यार ये बात तो लड़का सही कर रहा है, भले नालायक हो, जी सर। भले ध्यान न देता हो, आना जाना न करना हो, लेकिन इसने बात तो बोली है कि इसमें क्यों ना हम एक लेंस डालने के बारे में सोचें। तो जी। फिर उन्होंने अपने इंजीनियर दोस्तों से, जो ऑप्टिकल के लोग थे, इंजीनियर्स थे, उनसे बोला कि यार आंख के में से हम जो लेंस निकाल दिया हमने मरीज का मोतियाबिंद होने की वजह से, उसकी जगह पे हमारा जो ओरिजिनल लेंस आंख में होता है, शीशे की तरह सफेद होता है, तो उस तरह की कोई चीज बना दो जो हम आंख के अंदर डाल दें। जी। उस मटेरियल का ऐसा मटेरियल बना दो जो आंख के अंदर लग सके। और इस बात से इंजीनियरों ने मटेरियल ढूंढना शुरू किया। जब मटेरियल ढूंढना शुरू किया तो ढूंढते 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 एक मटेरियल मिला जो आंख के अंदर बहुत दिनों तक रहता था और आंख में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसका नाम था PMMA, पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट। तो पता कैसे चला लोगों को कि पीएमए आंख के अंदर रह के भी नुकसान नहीं करता है, आंख उसको एक्सेप्ट कर लेती है, आंख उसको रिएक्ट नहीं करती है। भाई आंख के अंदर हम कोई चीज घुसा दें, हम शीशे का लेंस लगा दें, हम ना इसका एक्रिलिक का लेंस लगा दें, हम किसी नायलॉन का लेंस लगा दें, जी। हम किसी से लेंस लगा सकते हैं ना। जी। तो ये पीएमए को क्यों लगाया गया? तो पीएमए को लगाने के पीछे कहानी ये थी कि वर्ल्ड वार सेकेंड, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, उसमें जो जहाजों पे बम्बार्डमेंट हुए, शिप्स पे लड़ाई में जो बम्बार्डमेंट हुआ, उसमें कुछ मटेरियल पीएमए के मटेरियल थे जिसमें कि बम्बार्डिंग हुई और वो मटेरियल टूट करके कुछ सेलर्स के, कुछ सिपाहियों के आंख के अंदर घुस गया, और घुस गया अंदर चला गया आंख के अंदर। तो वो अपना पेशेंट आके दिखाता था, वो अपनी आंख को दिखाता है, यार हमारी आंख में कोई दिक्कत है, कोई अपनी नॉर्मल आंख के चेकअप के लिए गया। तो डॉक्टर्स ने देखा कि उसकी आंख में पीएमए का पीस पड़ा हुआ है, लेकिन उसको कोई परेशानी नहीं है, वो वैसे ही चुपचाप पड़ा हुआ है।
जी सर। उसको पेशेंट को भी कोई परेशानी नहीं है, पेशेंट नॉर्मल चेकअप के लिए आ रहा है। फॉर्चुनेटली वो पीएमएमए का जो टुकड़ा था वो रोशनी के सामने फील्ड में नहीं था, साइड में था। लेकिन एक बात ये तय हो गई कि पीएमएमए जो है वो आंख के अंदर रह सकता है। भाई लड़ाई हुई 1939 से लेकर 45 के बीच में वर्ल्ड वार हुआ, और हेरोल्ड रीडले ने 80 के दशक में ये बात उठाई कि कोई लेंस बनाओ भाई। तो 30-35 साल के बाद उस आंख में जो पीएमए पड़ा हुआ था, फिर भी वो आंख शांत थी। जी तो ये हुआ कि भाई इस मटेरियल का लेंस बनाया जाए। उसके बाद लेंस की डिजाइनिंग हुई, लेंस के मटेरियल बने, और तरह तरह के लेंसेज फिर डिजाइन बनते गए, और लोगों ने, आई सर्जन ने लेंस को इम्प्लांट करना आंख में शुरू किया। और एकदम ये बहुत ही मार्के की बात है, ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है, आप सभी लोगों के लिए, कि साइंस की प्रगति कैसे होती है। जो लेंस डॉक्टर हेरोल्ड रीडले ने अपने मरीज की आंखों में लगाया, उससे मरीज को दिखना शुरू हुआ, लेकिन कुछ कुछ परेशानियां कुछ समय के बाद उसको आई, और बहुत सारे लेंसेज को निकालना पड़ा उसमें से। लेकिन उन्हीं लेंसेज के आगे आगे चलने में जो जो परेशानियां आई, और उनको जैसे जैसे इंजीनियर्स ने उसको परिष्कृत किया, उन्होंने नया नया मॉडल, जो परेशानी आ रही थी उस मॉडल को चेंज करके नया मॉडल दिया। लेंस पहले जहां लगता था उस जगह को आंख के अंदर चेंज किया गया, और समय के साथ होते 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 वो आज का समय आ गया कि मरीज अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके ट्रेन भी चला सकता है, हवाई जहाज भी चला सकता है, जी सर। अपनी कार तो चला ही सकता है। जी तो ये साइंस ऐसे डेवलप करता है, ये भी यहाँ पे जानना जरूरी है कि किसी भी क्षेत्र में, आज हम बात करते हैं मल्टीफोकल लेंसेज की, एडॉफ लेंसेज की, तो मल्टीफोकल और एडॉफ लेंसेज के पीछे वो हेरोल्ड रीडले की वो सोच है कि भाई, या उनके स्टूडेंट की वो सोच है, उनके स्टूडेंट ने ये कहा था कि ये लेंस निकल गया, मोतियाबिंद जो खराब था इसकी जगह रिप्लेस नहीं किया गया। तो वो सोच थी, और उसके बाद ये खोज, और वो खोज लोगों की डिमांड के हिसाब से, जी सर। मरीजों की डिमांड, मरीज बोलता है हमको चश्मा नहीं लगाना, तो जब लेंस आंख के अंदर पड़ना शुरू हुआ तो चश्मा जो मोटा वाला लगता था ऑपरेशन के बाद, वो चश्मा हट गया। जो 20 नंबर का लेंस निकाला आंख के अंदर से, 20 नंबर का लेंस आंख के अंदर डाल दिया, बाहर चश्मे की जरूरत जो पड़ेगी वो केवल पढ़ने के लिए पड़ेगी। जी फिर लोगों ने कहा कि यार पढ़ने का भी चश्मा नहीं लगाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हमको पढ़ने का भी नहीं चाहिए, हम पढ़ेंगे भी बिना चश्मे के। डॉक्टर साहब कुछ उपाय करो इसका। तो फिर इंजीनियर्स को बोला गया, डॉक्टरों ने बोला यार कुछ रास्ता निकालो, ये तो बोल रहा है कि हम पढ़ने का भी नहीं चश्मा लगाएंगे। तो फिर वो मल्टीफोकल लेंस जो है, ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स में एक प्रिंसिपल है डिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन और एक होता है डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन के मल्टीफोकल लेंस से शुरू हुए, एक ही लेंस में जोन बनाया गया, एक जोन दूर का, एक जोन नजदीक का, एक जोन दूर का, एक जोन नजदीक का, राउंड में बनाया गया, और वो रिफ्रैक्टिव मल्टीफोकल लेंस बनाया गया। लोगों ने लगाया, दिखना शुरू हुआ दूर का नगीच का, लेकिन कुछ समस्याएं उसमें, ग्लेयर बहुत था, लाइट, सड़क की लाइट बहुत चमकती थी, फट जाती थी, गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी होती थी। तो फिर उसको डिजाइन को चेंज करके डिफ्रैक्टिव किया गया। जी जब डिफ्रैक्टिव किया गया तो काफी कुछ समस्या हल हो गई, लेकिन चूंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म का मतलब है जो लेंस हमारा है, लेंस का जो ऑप्टिक्स है, इसी प्लेटफॉर्म पे जब हम रिंग डालते हैं डिफ्रैक्टिव वाली, तो निश्चित रूप से वो संभव नहीं है, चाहे हम कितनी भी छोटी रिंग डाल दें, लेकिन वो थोड़ा बहुत वो फैलेगा ही फैलेगा। जी तो दिखने लगा, दूर का भी दिखने लगा, पास का भी दिखने लगा, चश्मा उतर गया, लेकिन जो
ग्लेयर की जो प्रॉब्लम थी, हेलोस की जो प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा लाइट फैलने की प्रॉब्लम थी, वो बहुत कम हो गई, लेकिन फिर भी रही। तो फिर उसके बाद अभी लेंस जो आया है वो एडॉफ लेंस आया है, जी एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, जिसमें कि वो जो रिंग होती है, वो रिंग एक आध रिंग बस कर दिया, वो एक दो जोन बस आ गए। तो जब रिंग की संख्या बहुत कम हो गई एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस में, तो ग्लेयर, हेलोस, वो भी उसी रेशियो में बहुत कम हो कम गया। पेशेंट को दूर दिखाई पड़ने लगा, पेशेंट को नजदीक का भी दिखने लगा। लेकिन जो एकदम छोटे अक्षर पढ़ने का प्रश्न है, तो एकदम छोटे अक्षर एडॉफ लेंसेज में कभी कभी अगर एक आंख का मरीज ऑपरेशन कराया है, तो हो सकता है कि उसको बहुत छोटे महीन अक्षर न दिखाई पड़े। लेकिन एडॉफ लेंसेज में, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस के लेंसेज में, अगर दोनों आंखें मरीज ऑपरेशन करा लेता है, तो काफी हद तक उसका चश्मा जो है, दूर का पास का दोनों उतर जाता है, उसको ग्लेयर हेलोस भी कम लगती हैं। लेकिन इसके लिए और भी बहुत सारी जांच की जरूरत पड़ती है ऑपरेशन से पहले। टोपोग्राफी करना बहुत जरूरी है, एंगल देखना बहुत जरूरी है, ऑप्टिकल एंगल और विजुअल एंगल, विजुअल एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल देखना जरूरी है, आंख की पुतली सेंटर में है कि नहीं। तो कोई भी लेंस जब हम एडॉफ लेंस या मल्टीफोकल लेंस लगाते हैं, तो उसके पहले मरीज के जो आंख है, उसकी ऑप्टिक्स की भी जांच करना बहुत जरूरी है। जी और जब हम उसकी जांच बढ़िया से करते हैं और उसके बाद हम मल्टीफोकल या एडॉफ लेंस लगाते हैं, तो वो जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट काफी अच्छा आता है बनिस्बत इसके कि हम किसी मरीज को लगा दें। जी हम किसी भी मरीज के लिए मल्टीफोकल एडॉफ लेंस नहीं बना हुआ है। ये मल्टीफोकल एडॉफ लेंस उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जिनकी आंख टोपोग्राफी के बाद, ऑर्ब स्कैन के बाद, सारी जांच करने के बाद, जिनका जिनकी आंख की ऑप्टिक्स मल्टीफोकल या एडॉफ लेंस को सूट करने के लिए सुटेबल है, उसी के लिए ये लेंसेज ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जी बिल्कुल हाउस वाइफ के लिए, महिलाओं के लिए मल्टीफोकल लेंस या ट्राईफोकल लेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको ज्यादातर महिलाएं ड्राइव नहीं करती हमारे देश में, हिंदुस्तान, इंडिया में, भारत में। भारत की जो गृहिणी है वो बहुत कम गाड़ी चलाती है, जी तो अगर उसको केवल घर में काम करना है, खुद सेल्फ ड्राइव नहीं करना है, तो उसके लिए मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज जो है वो काफी अच्छे होते हैं, उनके चश्मे से उनको छुटकारा मिल जाता है। जी लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जैसा मैंने बताया कि जो भी नई टेक्नोलॉजी है, मोनोफोकल लेंस है, उसके बाद जो मल्टीफोकल, ट्राईफोकल और एडॉफ लेंसेज आ गए हैं, ये जो तीनों लेंसेज हैं, इनकी टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से मरीज के ऑपरेशन के पहले आंख की जांच करके और सुटेबिलिटी देखना भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल लेकिन निश्चित रूप से जो लोग ऑपरेशन के बाद चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये लेंसेज एक बहुत बड़ी मदद करने के लिए आज साबित हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं, जैसे कोई स्क्रीन एक्टर है, जैसे जिसको फिल्म एक्टिंग करना है, या इसको ड्रामा थिएटर में भाग ले रहा है, या जो स्विमिंग पूल में डाइवर है, या कोई इस तरह काम है जहाँ फॉग बहुत ज्यादा है, तो उस तरह के लोगों के लिए ये मल्टीफोकल लेंसेज या एडॉफ लेंसेज या ट्राईफोकल लेंसेज एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, जी बशर्ते कि ऑपरेशन से पहले जो नेत्र चिकित्सक है वो आंखों की पूरी जांच कर ले और ये देख ले कि इस मरीज को किस हद तक ये लेंस सूट करेगा और मरीज की ड्राइविंग कितनी है, ड्राइविंग रिक्वायरमेंट्स कितनी है। तो मेरे ख्याल से जो मल्टीफोकल और एडॉफ लेंसेज हैं, उनका एक अच्छा रोल है आज ऑपरेशन के बाद, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद। लेकिन उसमें थोड़ा सा डॉक्टर का और उसके पहले की जांच का भी महत्वपूर्ण रोल है, उसकी जांच करने की जरूरत होती है, तो रिजल्ट और अच्छा आता है। जी ऐसे भी रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन जब आप अच्छे से जांच करते हैं, जो जरूरत की ऑप्टिकल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑप्टिक्स की,
उनको पूरा कर लेते हैं आप, तो आपका रिजल्ट और अच्छा आता है। तो आज हम लोगों ने मोतियाबिंद के बारे में काफी चर्चा कर ली, जी सर। और हम लोगों ने ये बात की कि मोतियाबिंद होने के लक्षण क्या हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये बात किया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन को हम कैसे सफल कैसे बनाएं, सबसे ज़्यादा सफल करें। जी। और फिर हम लोगों ने मोतियाबिंद हम लोग किस स्टेज में कराएं, हम मोतियाबिंद को जब हमारी आंख में आता है तो हमको ऑपरेशन कब कराना चाहिए, जी सर। हम जल्दी कराएं, हम देर से कराएं, हम बहुत देर से कराएं। उसके पीछे हम लोगों ने बताया कि भाई क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होना चाहिए। और आखिरी में ये बात आई कि मोनोफोकल लेंस के अलावा और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आज मरीजों के लिए। तो उसमें मल्टीफोकल भी है, बाईफोकल, उसको मल्टीफोकल बाईफोकल एक ही होता है, ट्राईफोकल लेंस होता है और एडॉफ लेंस होता है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। और सबके साथ में एक बात याद करने की बात है कि सब कुछ एक तरफ है, और आपके डॉक्टर की जो एक्सपर्टाइज है, आपके डॉक्टर की जो आंखों की, आपके डॉक्टर का जो दिमाग है, आपके डॉक्टर का जो डिसीजन है, वो हर हालत में, और उसके साथ जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रिजल्ट आएगा। इसी के साथ हम लोग अपना ये आज का जो हमारा मोतियाबिंद पे जो हमारा जो संदेश है आप लोगों के लिए, हम अपना खत्म करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हमने बोला है उससे अगर आपको कोई भी लाभ होता है, कोई फायदा होता है, आपको कुछ भी अपने अपने खुद के या अपने दोस्तों के या अपने रिश्तेदारों के ऑपरेशन में अगर आपको हमारी सलाह से कोई मदद मिलता है, तो ज़रूर हमको फीडबैक दें, ज़रूर हमको हमारे यूट्यूब चैनल पे इस बारे में हमको जानकारी दें कि इससे आपको लाभ हुआ है। हम जल्दी ही आँख की दूसरी बीमारियों के बारे में, या मोतियाबिंद की बीमारी के, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दूसरे आयाम के बारे में, दूसरे विषय के बारे में आपके साथ हम फिर सामने आएंगे और चर्चा अपनी जारी रखेंगे। मैं अपने साथ के सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हिमांशु को, अमर को, मंगीता को और करिश्मा को, कि आप लोगों ने और हमारे साथ में हमारे जो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, इसको बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सबका ये प्रयास हमारे मरीजों के लिए लाभकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय धन्यवाद भारत, सर जय आपको हिंद। आपका नमस्कार। कीमती समय देने के लिए। बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर।